कभी सोचा है, जब हम किसी रबर बैंड को खींचते हैं तो वो वापस अपने पुरानी शक्ल में क्यों लौट आता है? देखिए, ये कोई जादू नहीं है, इसके पीछे है प्योर फिजिक्स। तो आज हम इसी फिजिक्स को समझने वाले हैं, तनाव, विकृति और वो कौन सा नियम है जो इन सब को एक साथ जोड़े रखता है। तो असल में सारा खेल इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमता है। जब किसी स्प्रिंग को खींचा या दबाया जाता है तो ऐसी कौन सी अंदरूनी ताकत है जो उसे वापस अपनी असली जगह पर ले आती है? इसका जवाब पता है, दो ताकतों की एक दिलचस्प खींचतान में छिपा हुआ है। इसको ऐसे समझिए, यहां पर ना दो तरह की ताकतें काम कर रही हैं। पहली है विरूपक बल, मतलब वो भारी जोर जो हम लगाते हैं, जैसे स्प्रिंग को खींचना। और दूसरी तरफ है प्रत्यानयन बल। ये वो अंदरूनी ताकत है जो स्प्रिंग के अंदर से ही पैदा होती है और उसकी पूरी कोशिश होती है कि स्प्रिंग वापस अपनी असली शक्ल में आ जाए। और मजे की बात यह है कि ये दोनों हमेशा एक दूसरे के खिलाफ काम करते हैं। ठीक है, तो अब जरा इस स्प्रिंग के राज को और करीब से देखते हैं और इसकी शुरुआत करते हैं इसी अंदरूनी प्रत्यानयन बल को समझने से। तो यहाँ जो सबसे ज़रूरी बात याद रखने वाली है वो ये है कि ये दोनों ताकतें हमेशा एक दूसरे के बराबर और उल्टी दिशा में होती हैं। मतलब अगर आप स्प्रिंग को बाहर की तरफ खींचते हैं तो ये प्रत्यानयन बल उसे अंदर की तरफ खींचेगा, और अगर आप उसे दबाते हैं तो ये बल उसे बाहर की तरफ धकेलेगा। बस इसी बैलेंस की वजह से चीज़ें वापस अपनी जगह पर लौट आती हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या हम इस अंदरूनी न दिखने वाली ताकत को नाप सकते हैं? जवाब है बिल्कुल। और फिजिक्स में इसी को नापने के लिए एक खास नाम दिया गया है, और वो है तनाव, जिसे हम स्ट्रेस कहते हैं। तो स्ट्रेस असल में हमें ये बताता है कि ये जो अंदरूनी ताकत है वो किसी चीज़ के एरिया पर कितनी फैली हुई है या कितनी एक जगह पर केंद्रित है। इसको ऐसे सोचिए, एक ही ताकत को अगर एक चौड़ी सतह पर फैला दें और फिर उसी ताकत को एक सुई की नोक पर लगा दें, असर कहाँ ज़्यादा होगा? जाहिर है, सुई की नोक पर। तो स्ट्रेस सिर्फ ताकत नहीं है, बल्कि ये पर यूनिट एरिया पर लगने वाली ताकत है। और हाँ, इसका एक सीधा साधा फॉर्मूला भी है। स्ट्रेस बराबर होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, यानी F/A। इसकी जो SI यूनिट है वो है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। तो ये हमें किसी भी चीज़ के अंदर पैदा हो रही इस अंदरूनी ताकत को बिल्कुल ठीक ठीक नापने का एक तरीका देता है। अब बात यहाँ और दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि स्ट्रेस सिर्फ एक ही तरह का नहीं होता। ये असल में 3 अलग-अलग तरीकों से काम कर सकता है, और हर तरह के स्ट्रेस के साथ एक बदलाव भी जुड़ा होता है, जिसे फिजिक्स में कहते हैं विकृति, यानी स्ट्रेन। चलिए अब इन तीनों को एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले आता है अनुदैर्ध्य तनाव। जैसा कि नाम से ही थोड़ा अंदाजा लग रहा है, इसका सीधा सीधा लेना देना किसी चीज की लंबाई बदलने से है। मतलब या तो उसे खींचकर लंबा करना या फिर उसे दबाकर छोटा कर देना। अब देखिए, इस अनुदैर्ध्य तनाव के भी 2 रूप हैं। जब हम मिट्टी के सिलेंडर जैसी किसी चीज को खींचते हैं तो उसे कहते हैं तनन प्रतिबल, और जब उसी को दबाते हैं तो वो कहलाता है संपीड़ित प्रतिबल। खींचना या दबाना, दोनों ही मामलों में असर सीधा सीधा उसकी लंबाई पर ही होता है। तो ये जो लंबाई में बदलाव आया, इसे नापते कैसे हैं? इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं अनुदैर्ध्य विकृति का। ये बस एक सिंपल सा रेशियो है। लंबाई में कितना बदलाव आया उसको उसकी असली लंबाई से डिवाइड कर दीजिए। इससे हमें पता चल जाता है कि चीज असल में कितनी बिगड़ी है या बदली है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे टाइप पर। यह है स्पर्श रेखीय, या जिसे अपरूपण तनाव भी कहते हैं। अब यहाँ खेल बदल जाता है। इसमें हम चीज की लंबाई या वॉल्यूम नहीं, बल्कि उसकी शक्ल, उसके शेप को बदलने की बात कर रहे हैं। ये तब होता है जब फोर्स सतह के पैरेलल यानी समानांतर लगता है। इसको ऐसे सोचिए, जैसे आप एक मोटी सी किताब के ऊपर हाथ रखकर उसे आगे धकेलें, जबकि उसका निचला हिस्सा अपनी जगह पर ही रहे। या फिर वही मिट्टी का सिलेंडर लीजिए और उसके ऊपर और नीचे के सिरों को उल्टी दिशाओं में धकेलिए। इससे क्या होगा? उसकी शक्ल तिरछी हो जाएगी, उसका आकार बदल जाएगा। और शेप में आए इस बदलाव को नापने के लिए हमारे पास है अपरूपण विकृति। ये भी एक रेशियो ही है। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ उसे चीज की लंबाई से डिवाइड कर देते हैं। इससे हमें पता चल जाता है कि वो कितनी तिरछी हुई है। और अब बारी है तीसरे और आखिरी टाइप की, द्रवस्थैतिक तनाव। ये तब पिक्चर में आता है जब किसी चीज पर हर तरफ से, हर दिशा से एक जैसा दबाव पड़ रहा हो। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण क्या है? सोचिए, एक गेंद को पानी में बहुत गहराई तक डुबो दिया गया है। पानी का दबाव उस गेंद पर हर तरफ से, ऊपर से, नीचे से, दाएं बाएं बिल्कुल बराबर पड़ेगा। नतीजा,
गेंद की शक्ल नहीं बदलेगी, वो गोल की गोल ही रहेगी, लेकिन उसका वॉल्यूम, उसका आयतन थोड़ा कम हो जाएगा, वो थोड़ी सी पिचक जाएगी। और जैसा कि आप अब तक समझ ही गए होंगे, इस वॉल्यूम में आए बदलाव को हम नापते हैं आयतन विकृति से। ये भी वही सिंपल सा रेशो है, वॉल्यूम में कितना बदलाव आया बटा असली वॉल्यूम। अब यहाँ एक बहुत ही मजेदार बात है, चाहे हम लंबाई वाली विकृति की बात करें, शक्ल बदलने वाली विकृति की, या फिर वॉल्यूम वाली, स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती, जीरो। ऐसा क्यों? क्योंकि ये हमेशा दो एक जैसी चीजों का रेशो होता है, जैसे मीटर बटा मीटर या क्यूबिक मीटर बटा क्यूबिक मीटर। तो यूनिट्स आपस में कट जाती हैं। ठीक है, तो अब हम स्ट्रेस यानी अंदरूनी ताकत को भी समझ गए हैं और स्ट्रेन यानी चीज के रूप में आए बदलाव को भी। पर सवाल यह है कि क्या इन दोनों के बीच कोई कनेक्शन है, कोई रिश्ता है? इसका जवाब हमें दिया 17वीं सदी के एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक ने। साल था 1676 जब हुक ने अपना मशहूर नियम दिया। ये नियम कहता है कि एक खास लिमिट के अंदर आप किसी चीज पर जितना ज्यादा स्ट्रेस डालेंगे, उसमें उतना ही ज्यादा स्ट्रेन पैदा होगा। मतलब जितना ज्यादा जोर, उतना ज्यादा खिंचाव या बदलाव। बिल्कुल सीधा सिंपल सा रिश्ता। इसे ऐसे देखते हैं। पहली बात, स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। अब इस प्रोपोर्शनल के निशान को हटाने और इसे एक इक्वेशन बनाने के लिए हमें एक कांस्टेंट की जरूरत पड़ती है, जिसे हम k से दिखाते हैं। इसे मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कहते हैं। तो फॉर्मूला बन जाता है स्ट्रेस इज इक्वल टू k गुणा स्ट्रेन। और ये जो k है ना, ये हमें बताता है कि कोई मटेरियल कितना जिद्दी है, मतलब कितना कठोर है या कितना लचीला। चलिए एक बार फटाफट से सब कुछ समेट लेते हैं ताकि जो मेन पॉइंट्स हैं वो बिल्कुल साफ हो जाएं। तो सबसे पहली और जरूरी बात, स्ट्रेस क्या है? यह है पर यूनिट एरिया पर लगने वाली अंदरूनी ताकत। दूसरी बात, स्ट्रेन, ये उस चीज में आए बदलाव का नाप है। और इसके हमने 3 टाइप देखे, लंबाई वाला, शक्ल वाला और वॉल्यूम वाला। और आखिर में इन दोनों को जोड़ने वाला हुक का नियम, जो कहता है कि एक लिमिट के अंदर स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के पक्के दोस्त हैं, बिल्कुल सीधे सीधे जुड़े हुए। तो अब जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ जाता हूं। हमने बात की प्रत्यास्थता सीमा की, यानी वो हद जहां तक कोई चीज वापस अपनी असली शक्ल में लौट सकती है। लेकिन क्या होगा अगर उस हद को ही पार कर दिया जाए? क्या होगा अगर स्प्रिंग को इतना खींच दिया जाए कि वो बेचारा वापस ही ना आ पाए? ये वो सवाल है जो हमें परमानेंट डैमेज और मटेरियल्स के टूटने की साइंस की एक बिल्कुल नई दुनिया में ले जाता है। सोचिएगा जरूर।